आएगी। टू, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन के इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। क्या कहती हो? नासा का ऑफर ले लें? बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSLV। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। 400 मिलियन पाउंड्स का इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ये सब और बेहतर हो पाता अगर तुम नासा में काम करते तो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं, बस। Stop the engine! Stop! There's no time! अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपने जो ट्रेलर देखा वो एक मूवी है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और सिनेमा लवर्स को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक थे, इस एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण की बायोपिक है, जिन्हें देश से गद्दारी करने के झूठे आरोप में फंसाया गया था। नंबी नारायण की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए ताकि वे समझ सकें कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित किया जाता है। साल 1994 में रची गई थी इसरो जासूसी कांड की साजिश। सबसे पहले अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम रसिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। रसिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद केरल पुलिस ने साल 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि SK शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। नंबी नारायण को बिना सबूतों के गद्दार घोषित किया गया। तब यह मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा। बिना जांचा पुरखे या बिना जांच परख के पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नंबी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कोर नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायण रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने देश के रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम को कई दशक पीछे धकेल दिया था।
फिर दिसंबर 1994 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोपों को गलत पाया। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट फाइल की और इसमें बताया कि पूरा मामला फर्जी है और लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने अपनी जांच में नंबी नारायण को निर्दोष पाया। सीबीआई जांच में यह बात भी सामने आई कि भारत के जो स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। जांच में इस बात के भी संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया। यह सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। यह वह दौर था जब भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका सहित कई अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी को इन देशों से आयात करता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। एसआईटी के जिस अधिकारी सीवी मैथ्यूज ने नंबी के खिलाफ जांच की थी, उसे केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने बाद में राज्य का डीजीपी बना दिया। सीबीआई जांच में सीबीआई मैथ्यूज के अलावा तब के एसपी के जोशुआ और एस विजयन के भी इस साजिश में शामिल होने की बात सामने आई। माना जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने इसके लिए केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार में शामिल बड़े नेताओं और अफसरों को मोटी रकम दी थी। असल में देश से गद्दारी नंबी नारायण नहीं बल्कि और लोग कर रहे थे। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। लेकिन मई 1998 में इसके बाद केरल की तत्कालीन सीपीएम सरकार ने मामले को फिर से जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। अब बात है साल 1999 की। नंबी नारायण ने कोर्ट में मुआवजे के लिए एक याचिका दाखिल की और 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को भी चुनौती दी। अब बात करते हैं अप्रैल 2017 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में नंबी नारायण की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने वैज्ञानिक को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायण ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि पूर्व डीजीपी और पुलिस के 2 सेवानिवृत्त जो अधीक्षक थे के जोशुआ और एस विजयन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा पीछे की। 1996 में उनको आरोप मुक्त कर दिया गया। 24 साल तक उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी। वैसे तो नंबी नारायण 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई को जारी रखा और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया और तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायण को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नंबी नारायण को मुआवजे के साथ बकाया रकम और अन्य दूसरे लाभ केरल सरकार देगी और इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने उन्हें जासूसी के झूठे मामले में फंसाया था। सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायण के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती है, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब यह फैसला सुना रहा था तब नंबी नारायण वहां मौजूद थे। नंबी के खिलाफ अगर साजिश नहीं होती तो दोस्तों सोचिए, इसरो 15 साल और आगे होता। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता और उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था। रूस से समझौता करने की कोशिश भी हुई थी। बातचीत अंतिम चरणों में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में उस समय रूस मुकर गया।
तब नंबी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे और वह अपने मिशन को सही दिशा में लेकर चल रहे थे। तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश की गई। नंबी नारायण ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर, एक बुक है, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस के नाम से एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने अपने साथ जो घटनाएं हुई उनको बताया है। मोदी सरकार ने नंबी नारायण को पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। देश के इस महान वैज्ञानिक के साथ हुई साजिश पर किसी भी राजनीतिक दल ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन साल 2019 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। नंबी नारायण ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की उन्हें बहुत खुशी है। मुझे सभी स्वीकार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित किया, फिर केरल सरकार मेरे पास आई और अब केंद्र सरकार ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि हमारे देश में किसी के साथ कोई भी अनहोनी कभी भी हो सकती है। क्या सरकारें भी विदेशी दबाव के आगे वैज्ञानिकों को भी झुका देती हैं? क्या इन राजनीतिक दलों के लिए देश सर्वोपरि नहीं है? क्या केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने जो काम किया, क्या उनके लिए देश के कोई मायने नहीं है? कि पैसे के आगे क्या देश छोटा हो जाता है? दोस्तों इन सवालों के जवाब आप खुद सोचें और अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि राजनीतिक दल किस प्रकार किसी को भी हतोत्साहित कर सकते हैं, जैसा कि केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण के साथ किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों मूवी बहुत अच्छी है। मूवी को देखने के लिए जरूर थिएटर तक जाएं और एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानें जो देश को बहुत आगे ले जा सकता था, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार की उन केरल की कम्युनिस्ट सरकार की उन लालच भरी प्रवृत्तियों ने इस पर रोक लगा दी। मेरी नज़र में तो उस समय जो सरकार थी, उसके जो मुखिया थे, उनको भी जेलों में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसकी गाज सिर्फ कुछ अधिकारियों पर गिरती है और बाद में केस बंद हो जाता है। ये केवल कम्युनिस्ट सरकार का ही उदाहरण नहीं है। देश में जितनी भी सरकारें हैं वो इस तरह के कामों में लिप्त रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।